देखो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी बुक से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एससी वर्मा। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का ही क्वेश्चन है, लेकिन एससी वर्मा से है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2। The refractive index of water दिया 4/3 और refractive index of glass दिया हुआ 3/2। Find the speed of light in each। तो पहला तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4/3। अब निकालना है हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम जानते हैं कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हम यहां पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, मतलब यहाँ वाटर निकालना था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब यहां से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4/3। तो हम यहां पर लिखेंगे 4/3 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इंटू 4, तो हम लोग लिखेंगे कि 4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये 3 उधर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर। मतलब कि अगर हम यहां से लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4। ये 4 जो है डिवाइड में आएगा और यह पावर का ऐसे छोड़ दिया 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 9/4 कितना होता है, तो 9/4 2 बार में 1 1, फिर यहाँ पर पॉइंट दिया तो 0, मतलब यहाँ पॉइंट दिएगा तो यहाँ 0 उतरेगा, फिर 2 8, फिर 2 0 5, मतलब 2.25 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में सेकंड पार्ट जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अब ग्लास दिया हुआ है, यहां पे क्या कर दिया है आपका ग्लास। देखिए हम चेंज सिर्फ कर देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका दिया हुआ है कितना 3/2। यहां पे क्या कर दिया 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ 3/2, तो फार्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां लिखेंगे हम लोग वाटर, यहां पर क्या लिख देंगे ग्लास। तो फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे ग्लास लिख देंगे।
फिर यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ग्लास। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो जाएगा, फिर आपका ऐसे मतलब कि हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना था 3/2, तो फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्पीड, ठीक है ना, स्पीड इन ग्लास मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को 3 से इंटू करते हैं, ये इससे इंटू का 3 से और 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई 3, ये डिवाइड में आएगा इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 से 3 कैंसिल, मतलब आपका कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपका आएगा 2 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को थोड़ा सा आप समझिएगा। स्नेल्स लॉ सबको याद होगा, क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ आपको बोलता है द रेशियो ऑफ sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is constant and that constant is called refractive index। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल। मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लाइट ऐसे आता है और नॉर्मल कैसे, ये जो नॉर्मल है इसके साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं रहता, एयर नहीं रहता, तब तो ये सीधा निकल जाता। लेकिन क्या होता है कि चूंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ गया तो इसलिए अपने पाथ से वो बेंड करेगा, तो वो अपने पाथ से क्या हुआ कि बेंड कर लिया, ठीक है ना। ये बेंड किया, बेंड किया कितना एंगल, ये जो एंगल बेंड किया है ये है आपका 15 डिग्री। तो अब ये 15 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा, देखिए ये एंगल 45 है, तो ये पूरा 45, अगर ये पूरा बार मिला के चलिए ना तो 45, तो 45 में से 15 डिग्री बेंड कर दिया, तो ये बचा कितना 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आपका 45, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई बराबर हो गया आपका 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 30 डिग्री। वो अपने पाथ से 15 डिग्री बेंड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव, ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हमेशा याद रखिए स्नेल्स लॉ से, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन आई कितना है 45 डिग्री बाई साइन आर साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको ऐसे लिख लीजिए 1/√2 और यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखेंगे, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, मतलब हो गया 1/√2 इंटू 2/1। आप जानते हैं कि 2 को √2 से काटिएगा कितना आएगा, या आप इसको ऐसे लिखे ना 2/√2
√2 आया ना, इसको रेशनलाइज कर दिया, मतलब √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आपका आ गया 2√2/2 कट गया। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल आपका आएगा 1.414। क्लियर। और ऐसे भी आपको याद रखना है कि किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। जो मिनिमम वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो होता है 1, और नहीं तो 1 से बड़ा ही आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 चलते हैं, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि a ray of light traveling in air incident on the surface of plastic slab at an angle, if angle of refraction is 30 degree, मतलब ये प्लास्टिक स्लैब पर ऐसे लाइट आता है फॉल करता है, ठीक है। यहां से हम ऐसे नॉर्मल डाल देते हैं। अगर ये प्लास्टिक स्लैब नहीं रहता तब तो वो सीधा ही निकलता, ऐसे निकलता, लेकिन चूंकि वहां प्लास्टिक स्लैब आ गया तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण वो मुड़ जाता है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, इसको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल, और देखो ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एंगल आपका दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है आपका √3। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपसे पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस sin I by sin R इक्वल टू क्या आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता है। sin I नहीं मालूम है, sin R, R का वैल्यू तो पता है ना 30 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना, इसका मतलब कि आपका sin I बराबर कितना हो गया √3 इंटू sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे √3 इंटू 1/2 sin I, ठीक है ना, sin I। तो sin I आ गया आपका √3/2। अब बताइए तो √3/2 किसका है, किस एंगल का वैल्यू है, साइन में sin 60 है ना, यहां पे लिखेंगे sin I बराबर लिखेंगे sin 60 डिग्री। इसका मतलब I बराबर कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू अगर याद है आपको तब तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नया क्वेश्चन तो है नहीं, सेम ही चीज करते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा, वो भी खास करके साइन का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्लास्टिक इज c/√2, where c is the speed of light in vacuum. Find the angle of refraction. ठीक, तो पहला तो दिया हुआ है कि एक लाइट जो है वो 40 इंसिडेंट ऑफ क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक एट एन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका दिया हुआ है I बराबर 45 डिग्री, ठीक है।
द स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक जो है c/√2 है। c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस साइन i फॉर इंसिडेंट एंगल बाय साइन r इक्वल होता है स्पीड, इसी को हम लोग कहते हैं देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखते हैं। तो यहां पर मीडियम क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक लिखा हुआ है, इन प्लास्टिक। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे साइन, इंसिडेंट एंगल तो दिया हुआ है 45 डिग्री, फिर यहां पर लिखेंगे साइन आर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखा जाता है c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को क्या लिखेंगे c, और स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक दिया हुआ है आपका c/√2, यहां पर लिखेंगे c/√2। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, अभी इसको ऐसे रख देते हैं, साइन 45 डिग्री बाय में साइन आर। देखिए जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर ऊपर का फ्रैक्शन रहता है तो नीचे, मतलब ऊपर अगर डिनोमिनेटर रहता है तो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला पार्ट का जो डिनोमिनेटर है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे c/√2 बाय में c से c कट गया। अब लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू √2 इंटू साइन r। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, फिर यहाँ पर √2 इंटू साइन r। तो अगर आप यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन r इक्वल टू साइन r, ये √2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/√2 इंटू √2, आपका आ गया साइन r बराबर 1/2, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो हम यहां से लिखेंगे साइन r इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब कि r 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5, इरेज करते हैं। Find the refractive index of air with respect to water। ठीक है, निकालना कि find the refractive index of air with respect to water। ठीक है ना, बोला कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिफ्रैक्टिव, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है आपका 4/3। ठीक है, तो पहले आप ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जो भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही निकालते हैं, या वैक्यूम मान के चलिए या उसको एयर मान के चलिए, कि जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लीजिए जैसे लिखते हैं ग्लास, the speed of light in air to the speed of light in glass। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर वाटर मानते हैं तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस मीडियम में लाइट का स्पीड को ऊपर रखते हैं,
और फिर जिसका निकालते हैं उस मीडियम में लाइट का स्पीड नीचे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जैसे यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपका हो गया कितना? 4/3। हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और बाय में क्या लिखे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसको भी तो उल्टा कर देंगे ना। 3/4। अब ये देख के बताइए तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं? यहाँ से समझ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, चूंकि नीचे किसका है? एयर का स्पीड है, तो मतलब लाइट का स्पीड है इन एयर, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर कितना आया? 3/4। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर इज 3/4। The refractive index of air with respect of water, with respect of water कितना आ गया? 3/4। सिंपल सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया ना? बस उसी को उल्टा कर दीजिए, जो नीचे रहेगा ना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, जो ऊपर आता है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे नीचे में एयर है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो गया विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। इसको अगर पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। Diamond whose refractive index is 2.40. Diamond का refractive index कितना दिया हुआ? A dipped in a liquid of refractive index 1.4. Refractive index of liquid दिया हुआ है कितना? 1.4। Find the refractive index of diamond with respect to the liquid. ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड निकालना है। तो सबसे पहले कि आप देख लीजिए इस स्टेटमेंट को कैसे लिखिएगा। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड, डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन ये हमको निकालना है, ये नहीं निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से काम करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको पता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब क्या हुआ? अभी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमेंशन। तो हम यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम या एयर दोनों मान सकते हैं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमेंशन लिख सकते हैं ना। ये कितना दिया हुआ है एनडीआर का 2.42, ठीक। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। ये समझ में आ गया। हम दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब कि यहां पर ऐसे लिखते हैं एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। यहां पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी से रिप्रेजेंट किया था, तो सी, ठीक है ना। और फिर यहां पे क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, एस डी लिख देते हैं। तो हम बता रहे थे कि मतलब यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिक्विड। तो पहले क्या लिखे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एस टी हम लिख दिए। फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन दिए, और फिर देखिए नीचे वाला लिखेंगे, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ठीक है। अब यहां से आपका देखो कितना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 बाय में कितना दिया हुआ है 1.4, ठीक है ना। अब यहां से लिखेंगे सी एस डी और फिर एस एल बाई सी, कट गया। अब आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यही आपको क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड, आया ना। अब ये अगर आप काटना चाहो तो काट दो, काट तो सकते ही हो। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना लगेगा 10, और यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे रहेगा 100, कट गया। ये आ गया 242 बाय में 140, फिर ये आ गया एस स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब इसको काटिएगा तो आएगा आपका 121 बाय में आएगा 70, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड इक्वल टू कितना आया आपका 121 बाय 70। पॉइंट में इसको निकाल सकते हो, तो इसको पॉइंट में निकाल लो, जैसे 121 और यहाँ पर 70, एक बार में 70 1 5 पॉइंट दिए, फिर 0, फिर कितने बार में 7 बार में 4 9 0 0 2, फिर 0, फिर कितने बार में 2 बार में 140, फिर 6 0, फिर कितने बार में 8 बार में, तो 1.728 यहाँ पर लिखोगे 1.728 या राउंडिंग करेंगे तो 1.73। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड वो उतना आ जाएगा। समझ में आया कैसे कैसे लिखे, चलिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। पहले तो याद रखिएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब यू, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा गया है 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20। एफ कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो लेंगे हम कितना 20 सेंटीमीटर। फिर बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इज द रियल वर्चुअल, ये सब कुछ है। अब हमको पोजीशन निकालना, तो फिर लिखते हैं बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, अब आपका लेंस फार्मूला क्या है 1/v 1/u 1/f। तो 1/v यही निकालना है, 1/u -30, ठीक है ना, इक्वल टू 1/f माइनस माइनस प्लस, तो 1/v 1/30 1/20, 1/v बराबर कितना हो गया 1/20 1/30, 1/v एलसीएम ले लीजिए कितना 60, कितना 30 20 के डबल 60 कितना बार में 3 बार में, तो 3 -2, तो आपका आ गया 1/v इक्वल्स टू 1/60, मतलब आपका v आ गया 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि आपका किस तरफ बना लेंस के राइट साइड बना, मतलब ये रियल इमेज है, तो इट इज रियल। और अगर ये रियल है तो फिर क्या होगा इन्वर्टेड होगा, हमेशा याद रखें रियल है, सो इट इज रियल, सो इट इज इन्वर्टेड। क्लियर है, समझ में आया। रफली आप बनाइएगा, ये एक लेंस ले लीजिएगा, क्या कितना दिया हुआ है आपका u दिया 30, फोकस आपका दिया 20, मान लिया फोकस आपका यहाँ पर लीजिए, और ये आपका लिए c, तो फोकस अच्छा इधर ले लेते हैं f डैश और c डैश, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि o बियॉन्ड c बनेगा। अच्छा यहाँ बना लेते हैं, चलिए ऐसे ले लेते हैं, ये 20 पे एफ सी, फिर यहाँ पे एफ डैश और सी डैश, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका 20 है, तो ओसी कितना आ जाएगा 40, तो रखा हुआ है 30 पे, 30 का मतलब कि बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा था, तो आपको पता है कि बियॉन्ड सी बनेगा। पहले पैरेलल आया, जो पैरेलल आया कहां से पास होगा एफ से, दूसरा जब आएगा वो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये रफली बना है, मतलब बियॉन्ड सी बनेगा। क्लियर, कैसा है रियल है और इन्वर्टेड है, आप रफ में बनाइएगा। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, One centimeter high object placed at a distance 12 centimeter from a convex lens. ये कॉन्वेक्स लेंस है, 1 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर।
ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 16, मतलब O से F कितना है 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। फोकस जो है वो 16 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो कहीं यहीं पे है, ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट। उसका इमेज कहाँ बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग रफ करके देखते हैं। आप जानते हैं कि ये पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास होगा, और दूसरा जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। है ना। फिर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे कैसा इमेज बना, वर्चुअल है, इरेक्ट है। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है F कितना 16 सेंटीमीटर। इसका जो फोकस लेंगे वो पॉजिटिव साइड वाला लेंगे, ठीक है। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के नेगेटिव। भी निकालना है तो लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। यहाँ पे लिख देते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 by v 1 by u 1 by f। तो 1 by v, तो 1 by v का मतलब क्या होगा, निकालना है। 1 by u माइनस 12, 1 by f माइनस माइनस, तो 1 by v प्लस 1 by 12 1 by 16, प्लस से उस तरफ गया तो माइनस, तो 1 by 16 1 by 12, तो 1 by v एलसीएम कितना हो गया 48। 16 के डबल 48 कितने बार में 3 बार में, और 12 के डबल में, इसका मतलब आपका 1 by v कितना आ गया 1 by v आपका आ गया माइनस 1 by 48। तो v बराबर कितना आ गया माइनस 48 सेंटीमीटर। समझ में आया, माइनस में आया है मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में, तो वर्चुअल है, ठीक है ना। तो कहा क्या रहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना है 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इज द रियल और वर्चुअल, इट इज अ वर्चुअल। और आपसे पूछ क्या रहा है लास्ट में, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो अगर ये वर्चुअल है तो क्या है इरेक्ट है। अब हम निकाल के भी देखते हैं, अगर इरेक्ट होगा तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो फिर हम लोग जानते हुए लिखेंगे कि सिंस हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है v by u होता है ना, तो होता है मेरा v by u, ठीक। तो इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v by u हो गया। तो हम यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज सबको नहीं मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, v कितना है आपका माइनस 48, और u कितना है माइनस 12। कट गया, इसके 12 से कितना कटेगा 4, तो हाइट ऑफ इमेज आया 4 सेंटीमीटर। प्लस में आया ना, प्लस का आया, इसका मतलब ये इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है। समझ में आया, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव।
प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। यू दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर नेगेटिव। उसके बाद है परपेंडिकुलर टू its principal axis the lens form a real image whose size is 1.5। मतलब हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, ये रियल है, ठीक है ना। और लेंस फॉर्म रियल इमेज whose size is, तो रियल इमेज है और उसका साइज कितना है 1.5। तो अगर ये रियल इमेज है तो इसका हाइट जो है वो कैसा होगा माइनस में। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, तो पावर के लिए तो हमको फोकल लेंथ चाहिए था, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए v चाहिए। u v रहेगा तब तो f निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u, तो हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है आपका -1.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, v नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। हाइट ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट -12 है ना। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो आ गया -1.5 इंटू -12 बाय में कितना भी कट गया, कितना बार माइनस माइनस, तो भी बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आया मतलब कि रियल है, भी पॉजिटिव में आया तो आपका लेंस में किस तरह क्या 12 तो 6 टाइम में 6 into 1.5 तो और नहीं 6 into 1.5 तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। यूजिंग लेंस फार्मूला तो क्या लिखेंगे 1 by v 1 by u 1 by f। 1 by v 1 by 9, 1 by u -12, 1 by f। यहां से हो गया आपका देखिए 1 by 9 प्लस 1 by f है ना। इसका एलसीएम कितना हो गया दोनों का 36। ये कितने बार में 4 3 1 by f। इसका मतलब हो गया 7 by 1 by f लेते हैं, तो f लेंगे तो उल्टा कर देंगे इसको 36 by, ठीक है ना। अब निकालना क्या है पावर ऑफ लेंस, तो लिखेंगे सिंस p = 1 by f। लेकिन 1 by f कब लिखते हैं जब मीटर में दिया रहता है, दिया हुआ क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आप ऐसे लिख दीजिए 100 by f, ठीक है ना। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे 100 बाय में f कितना दिया हुआ 36 by 7 by 7 है तो ऊपर चला जाएगा, इसको डायरेक्ट 100 into 7 by 36 कितना से घटेगा, पहले आप तो 4 से काटिए 9, ये 25, फिर ये आ गया कितना 175 by 7 9 सॉरी 9, क्या 9 अभी कटेगा 3 के टेबल में नहीं कटेगा, तो 175 by 9 निकाल सकते हो पॉइंट में, तो निकाल लीजिए। तो 175 9 एक बार में 9, फिर कितना आया 85 9 9 जा 81, फिर कितना 4 और फिर पॉइंट देना तो 0, तो फिर आएगा 4, फिर आएगा आपका कितना 36 आएगा ना, फिर 4 4 आएगा
मतलब ये आपका आ जाएगा 19.44 डायोप्टर, इसका पावर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये समझ में आया? जब भी पावर निकालना तो पहले फोकस। अब पावर क्या है इसका? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको भी ध्यान रखना। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो जो भी चीज है ना सब कुछ एकदम दिमाग में कैलकुलेट करते हुए चलिएगा। जैसे कॉन्वेक्स का हमेशा एफ जो होगा वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। किसी केस में अगर नेगेटिव आ गया तो कहीं गलती है। पावर जो आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना? यू हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन भी पॉजिटिव तब होता है जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमको कौन सा बताना है? 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Can object placed at a distance of 10 cm from a concave lens? अब आ गया आपका कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस जैसे ही आता है तो एक चीज दिमाग में है जो इंपॉर्टेंट है कि उसका फोकल लेंथ माइनस होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि इस तरीके से आप इस तरीके से इमेजिनेशन कीजिएगा, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि कॉन्केव लेंस an object placed at a distance 10 cm from a concave lens, focal length 20। तो इसका मान लीजिए फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो पैरेलल ले जाता है और फिर यहाँ से डायवर्स करता है। दूसरा ऑप्टिकल से ले जाता है, निकल जाता है। इमेज आपका यही पर बनता है, रफ है। तो पहले हम लोग लिखेंगे u, कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर, और इसका फोकस कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिस्कस नेचर। कॉन्केव रहेगा तो क्या डिस्कस करना? कॉन्केव रहेगा तो आपको एकदम समझ लेना है कि वो वर्चुअल है और इरेक्ट है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वो हर किसी में हर कंडीशन के लिए लिख दीजिएगा उतना। लेकिन हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो लिखते हैं बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे 1/d 1/u 1/f। इसका मतलब कितना हो गया? 1/v नहीं मालूम है, 1/u, u कितना है? -10, f -20। तो 1/v माइनस 1/10 -1/20। तो 1/v बराबर कितना हो गया? -1/20 प्लस 1/10। सॉरी, प्लस है तो उधर जा करके माइनस। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 20 -1 -2। तो v बराबर आपका कितना हो गया? 1/v बराबर कितना है? -3/20। तो v बराबर कितना हो गया? -20/3, मतलब कि -6.666 ऐसे जाएगा सेंटीमीटर। इसको आप राउंडिंग करके -6.67 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्लियर? अब ये माइनस में है, माइनस का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। कॉन्केव में यही तो सबसे अच्छा चीज है कि जहां कॉन्केव आएगा तो आपको आधा से ज्यादा आंसर दिमाग में पहले ही आ जाता है तो क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a 3.5 cm high object placed at a distance 12 cm from a concave lens। मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने रखा जाता है। नेचर तो पता नहीं कितना दूर रखा जाता है, तो 12 सेंटीमीटर। तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो -16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ तो हमेशा माइनस में लेंगे। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज निकालना। तो इमेज के साइज निकालने के लिए आपके पास रिलेशनशिप क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाय u। तो v निकालना होगा, तो पहले हम v निकालने के लिए यहाँ पे आपको निकालना होगा v और तब हाइट ऑफ इमेज निकलेगा। लेकिन बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग। अच्छा आप दिमाग में ऐसे सोच के बताइए, तो हाइट ऑफ इमेज इससे छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, छोटा आएगा, है ना। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 by v 1 by v 1 by u 1 by f। फटाफट लिखिए तो 1 by v minus 1 by u minus 12 1 by -16 माइनस माइनस प्लस। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं, -1 by 16 -1 by 12 माइनस माइनस प्लस हुआ ना, प्लस उधर गया तो माइनस। एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 48 हुआ, तो -3 -4 1 by v। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 by v इक्वल टू -7 by 48। तो v बराबर कितना हो गया -48 by 7। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v by u। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3.5। v कितना है आपका -48 by 7 और बाई में u कितना है आपका -12 कैंसिल। अब ऊपर में देखो, ऊपर का डिनोमिनेटर कितना है 7, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे से मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिनोमिनेटर आता तो ऊपर मल्टीप्लाई होता। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बराबर 48 7 into 12। पहले तो ये लिखेंगे, और ये जो डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 3.5 है ना। 12 से कितने बार में 4 बार में, पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना लग गया 10। ठीक है ना, 7 से ये 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। छोटा है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहां पर लिखते हैं हम लोग 12। An object is placed at a distance 50 cm from a concave lens। फिर वही को आप कहते हैं, u दिया हुआ है आपका -50 सेंटीमीटर। The image formed at a distance of 20 सेंटीमीटर, v दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस दिया रहता है ना, तो फिर हम लोग प्लस माइनस लेने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप दोनों कंडीशन दीजिएगा। कॉन्वेक्स के केस में प्लस भी और माइनस भी अगर भी दे दिया, लेकिन चूंकि ये कॉन्केव लेंस बोल रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर भी जो होगा वो सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स रहता है तो प्लस माइनस दोनों लेके चलते। अब क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, है ना। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 by v 1 by u 1 by f। तो 1 by -20 -12
1/-15 1/f। इसका मतलब कितना हो गया? -1/20 प्लस 1/15 1/f। एलसीएम कितना हुआ? 100 -5 प्लस 2 1/f -3/1/f। इसका मतलब f बराबर कितना हो गया? -100/3 -33.33 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया आपका। फोकल लेंथ होगा -33.33 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 30। एक बार अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं। सारा क्वेश्चन तो एक ही जैसा सिमिलर है और उसको क्वेश्चन को हमें बार बार बस यूं ही बनाया जा रहा है। 30 बना रहे हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो माइनस लेंगे। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जस्ट हाफ। हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ है। कह रहा है क्या आपसे? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस निकालना है, यू निकालना है, भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज दिया ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2, तो लिखेंगे सिंस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ बराबर क्या होता है? v बाई u। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या कि हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में 2 और नीचे में क्या है? हाइट ऑफ v नहीं मालूम है, u नहीं मालूम है। ठीक है, ये 2 देखो डिनोमिनेटर डिवाइड में नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इंटू हाइट ऑफ v बाई u। कट गया? तो v बराबर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, चाहे ऐसे लिखो 1/2 बराबर v बाई u। u बराबर क्या हो गया? 2v। अब लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/v 1/f। अब u और v देखो, u जो है आपका 2v के बराबर है ना, लेकिन आप लीजिए अगर डिस्टेंस क्या दोनों को नेगेटिव है। जैसे u जो है ना हम ऐसे लिखते हैं 1/, इसको लिख देते हैं -v। माइनस क्यों लिखे? v हमेशा नेगेटिव होता है। माइनस 1/u को जब क्या लिखेंगे? -2v। 1/f, f कितना दिया हुआ? -2। ये समझ में आया ना कि माइनस क्यों लिखे? क्योंकि माइनस में लिया जाता है और ये भी माइनस में लिया, क्योंकि u जो है आपका 2v, u के जगह पर 2v लिख दिया। तो यहां से आपका देखिए ये हो गया -1/v प्लस 1/2v माइनस 1/12। एलसीएम कितना होगा? 2v। एलसीएम आपका हो जाएगा 2v। या -2 प्लस 1 इक्वल टू कितना? क्लियर? यहां से कितना आएगा? -1 2v, ठीक है ना, कट गया। 2v 12 v बराबर
6। u बराबर कितना है आपका 2b 2 into 12 24 सेंटीमीटर। ओ हाँ सॉरी 6 है 6 है तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये मत सोचिएगा कि यहाँ भी पॉजिटिव आया लेकिन लेंगे किस चीज में नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी उसको नेगेटिव दे चुके हैं। समझ में? तो v आया आपका 6 सेंटीमीटर, u आया आपका 12, मतलब कि ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। What is the power of concave lens? फोकल लेंथ दिया 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है तो फोकल दिया हुआ है तो -50 सेंटीमीटर लिखेंगे। कॉनकेव है ना तो फोकस क्या लिखेंगे माइनस, पावर निकालना है तो क्या लिखो बताओ तो सेंटीमीटर में जाओ 100 बाई -50, ठीक है ना। डायोप्टर कितना हो गया -2 डायोप्टर आ गया, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, a concave lens of focal length 18 centimeter and a concave lens of focal length 24 centimeter are placed in contact. Such combination occurs convex lens or concave lens, मतलब दो लेंस है, ठीक है, दो लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है। दिया हुआ कि कॉनकेव लेंस फोकल मान लो ये लेते f1, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो कॉनकेव है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 24, तो क्या लेंगे माइनस, दोनों को सटा के रख दिया गया, ठीक है, दोनों को सटा के रख दिया गया है। तो दोनों एक्ट जो करेगा, बिहेव जो करेगा वो किस तरीके से करेगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का पावर का सम करेंगे। अगर पावर पॉजिटिव आए तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर नेगेटिव आया तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि P हमेशा याद रखेंगे पावर, ठीक है ना, इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों का जो कॉम्बिनेशन का पावर होता है वो कितना होता है P1 प्लस P2। अब अगर हमको P1 निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 बाई F1 और फिर 1 बाई, पहले ऐसे लिख देते हैं 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। अब चूंकि सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 बाई 18 प्लस यहाँ पे 100 बाई कितना, और बाहर में क्या लिख देंगे डायोप्टर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 100 बाई 18 100 बाई 24 डायोप्टर, क्लियर। अब एलसीएम कितना होगा 72, ठीक है, 72 आ गया। 18 डबल में 72 कितने बार में 4 टाइम, ये आपका आ गया 400 माइनस 300 क्या डायोप्टर। तो पावर दोनों का कॉम्बिनेशन का जो पावर आया वो कितना आया 100 बाई 72। अब ये जो पावर आया वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव। तो सिंस पावर ऑफ कॉम्बिनेशन is positive, so
इट बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर मान लो 3, 4, 5, 10 लेंस को आपस में जोड़ दो तो उसका कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा? तो सिंपल सा पावर आप जोड़ते चलिएगा। P बराबर लिख दिया P1, P2, P3 एंड डॉट डॉट। और फिर जो पावर आएगा अगर पॉजिटिव में आया तो सब मिलकर के कॉन्वेक्स की तरफ बिहेव करेगा, और अगर नेगेटिव में आया तो सब मिलकर के कॉन्केव की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर